कुछ जी। बड़ा होने वाला है। प्रधानमंत्री के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक जाए। मोदी शाह घायल शेर है। नमस्कार। आजकल दिल्ली में गजब तनातनी चल रही है। बीजेपी और आरएसएस में भयानक तलवारें खींची हुई हैं उपराष्ट्रपति पद को लेकर के और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर के। ऐसा भगमच्चर मचा हुआ है कि आज से पहले कभी नहीं हुआ। आज हमारे साथ दशकों से पार्लियामेंट कवर कर चुके और आरएसएस को बहुत करीब से कवर कर चुके वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी हैं। इनसे ही जान लेते हैं कि आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है। और सबसे बड़ी बात कि अब तो भाजपा ने अपने सभी सांसदों को बुलावा भेज दिया है, तो होने तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और केपी मलिक जी तो लगातार कई खुलासे भी कर रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपको वसुंधरा राजे उपराष्ट्रपति पद की दावेदार क्यों लगती हैं? देखिए प्रज्ञा जी, सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। दूसरा ये है कि अगर आप, बार-बार मैं कहता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद और आज तक हम लगभग 1 साल से अधिक हो गया है देखें, तो कहीं न कहीं गुजरात लॉबी, मोदी शाह बहुत दबाव में है और चौतरफा घिरे हुए हैं। हम्म। चाहे वो विदेश की रणनीति हो, चाहे वो ट्रंप का मामला हो, चाहे वो हम्म। इंटरनली मामला हो, चाहे इतना मजबूत विपक्षी दल विपक्ष जैसे आज हम लोकसभा में देखते हैं, मेरी याद हम्म। में कभी इतना मजबूत विपक्ष नहीं रहा, जो सत्ता जी। दल पे इस तरह से दबाव बना सके। तो चौतरफा ये घिरे हुए हैं और जिस प्रकार से इन्होंने बयान दिए थे कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, आरएसएस हम्म। को बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे। अब इनकी आपदा में आरएसएस ने भी अवसर ढूँढ लिया है। अब उनको भी जी। अपनी माँगें इनसे मंगवाने का एक बहुत अच्छा मौका मिल गया है। तो जैसे आप अभी तत्काल में 2 चीज़ें हैं आपके सामने जिन पे निर्णय होना है। उसमें बीजेपी अध्यक्ष। उपराष्ट्रपति है और राष्ट्रीय अध्यक्ष। बिल्कुल। हम्म। तो भारतीय जनता पार्टी अपना व्यक्ति चाहती थी, लेकिन आरएसएस इस आपदा में, जैसे कि मैंने कहा, अवसर ढूँढ लिया है। तो आरएसएस चाहती है कि हमारी पसंद का राष्ट्रपति उम्मीदवार होना चाहिए। आपने जी। अपनी पसंद का बनाया था, उसने क्या किया? तो हम्म। इसलिए आरएसएस की मानसिकता का, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता का हम्म। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाए। एक तो भारतीय जनता पार्टी से आरएसएस की ये सीधी-सीधी मांग है और जिस पे कहीं न कहीं मोदी और अमित शाह झुकते हुए नज़र आते हैं मुझे। जी। और दूसरा, इसी के साथ जो है आरएसएस ने ये भी दबाव बना दिया है कि संजय जोशी की एंट्री तो होनी है, मैं तो डे 1 से आपको हम्म। कह रहा हूँ। अच्छा, अब हालात वसुंधरा ये बन राजे गए को हैं। लेकर के आपने जो गुलदस्ता तैयार किया था, उस पर भी चर्चा हमें करनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। आपका ट्वीट मेरे सामने है, जिसमें आपने जी। लिखा है राजपूत की बेटी, जाट बहू और गुर्जर समधन समीकरण का गुलदस्ता ये कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। तो वसुंधरा राजे की लॉटरी मतलब खुल रही है। नहीं, देखिए जिस प्रकार से आज भई सत्ता में कोई भी होता है तो आपको सारे समीकरण साधने पड़ते हैं। आज आपकी हाँ। जो उपराष्ट्रपति हैं वो पिछड़े और दलित वर्ग से आती हैं, तो ऐसे हम्म। में आप उपराष्ट्रपति किसी पिछड़े या दलित वर्ग से लेके आते हैं, तो वो भी बैलेंस नहीं बनेगा। तो उससे बैलेंस बनाने के लिए आज की हम्म। डेट आपने जिसको हटाया उपराष्ट्रपति को, वो जाट समाज से थे, जी। राजस्थान से थे, तो वसुंधरा ये सारी कमियाँ पूरी करती है। वो जाट समाज से भी हैं, हम्म। वो महिला भी है, बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है एक उनका, वो महिला भी है, राजस्थान से आती हैं, उनका रिश्ता जाटों से भी है, जी। उनका रिश्ता जो है अभी उन्होंने गुर्जरों से भी उनका रिश्ता हो गया क्योंकि वो गुर्जरों की समधन है। तो वो एक गुलदस्ता उनका है जो वाजिब तौर पे, और भारतीय जनता पार्टी और संघ भी उनको अपनी विचारधारा का समझता है, आरएसएस भी उनको ये समझता है कि कैसी भी परिस्थितियां हो वो पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगी, पार्टी को धोखा नहीं देंगी, जैसा कि पिछले दिनों कई लोगों ने किया है। अब उपराष्ट्रपति से बहुत ज्यादा जैसा उपराष्ट्रपति का हुआ है धनखड़ का, तो धनखड़ के इस निर्णय से और जिस तरह की चीजें उन्होंने की है उससे कहीं न कहीं सत्ते में संघ भी है और भाजपा भी है, और संघ को एक ये डंडा लेके भाजपा के पीछे तोड़ने का मौका मिल गया है कि इसी तरह हाँ। से अगर आप करेंगे, जो भाजपा की विचारधारा के नहीं है उन लोगों को आप शीर्ष पदों पर बिठाएंगे, तो जी। उसका हश्र यही होगा। इसलिए चीजों को बदलना अति आवश्यक है। तो हम्म। इसीलिए यहाँ पे दबाव जो है संघ का बन गया है और इसमें वसुंधरा राजे जैसे लोगों की लॉटरी खुलना तय है। इसके अलावा और कई सारे ऐसे लोगों को आप देखेंगे जो हाँ। इस दौरान तैयारी कर रहे हैं और उनकी भी एंट्री सरकार में, संगठन में बहुत जल्दी होने जा रही है। अच्छा। अच्छा, वो चिट्ठी भी आ गई है जिसमें भाजपा ने अपने सांसदों को बुलावा भेजा है। मैं आपको बढ़ के बता देती हूँ। उसमें लिखा है
राजग के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से अनुरोध है कि बैठक में समय से उपस्थित रहने का कष्ट करें। इंग्लिश में जो लिखा है वो मैं पढ़ के बताती हूँ। ऑल एनडीए मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द मीटिंग इन टाइम। अ मीटिंग ऑफ एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी विल बी हेल्ड एट 9:30 a.m. on Tuesday, the 5 August 2025 in the GMC Baliyogi Auditorium of Parliament Library Building PLB। यानी कि ये सांसदों को बुलावा भेज दिया है, तो अब ये तय है कि मतलब जो आपका ट्वीट है वैसा ही कुछ हो सकता है, देखने को मिल सकता है इस मीटिंग के बाद। बम फूटेगा, राहुल गांधी कहते हैं एटम बम है। देखिए प्रज्ञा जी, ये जो मीटिंग है ये कोई नई बात नहीं है। ये मीटिंग तो वाजपेयी जी के टाइम से देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हर ट्यूसडे को मीटिंग होती थी, लेकिन इन्होंने तो बीच में सब बंद कर दिया था। जी हाँ। तो तत्काल जो हालात चल रहे हैं उन हालात को देखते हुए ये मीटिंग बुलाई गई है, और इसमें ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये मीटिंग खाली भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये एनडीए यानी कि सहयोगी दलों के साथ है। क्योंकि आज भी इनको खतरा कहीं ना कहीं ये है कि अगर ये भाजपा संसदीय दल की मीटिंग बुलाते हैं तो उसमें सवाल खड़े होंगे। मैंने आपको कई बार कहा कि आज कई सारे ऐसे सांसद जो है मुखर होके बोल रहे हैं जिनको आज तक कुछ नहीं मिला है। 4 बार के सांसद हैं, 5 बार के सांसद हैं, और वो सवाल खड़े कर रहे हैं मोहन भागवत जी के सामने या पार्टी में कि हमें क्यों नहीं कोई दायित्व इस प्रकार का दिया जा रहा है, क्यों नहीं कोई इस प्रकार की जिम्मेदारी हमें दी जा रही है। पूर्व नौकरशाह सरकार को चला रहे हैं, उनका कोई योगदान भारतीय जनता पार्टी या संघ में नहीं है। उसके बावजूद वो 2 बार 3 बार से मंत्री बन रहे हैं और पार्टी को, सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब इन लोगों के पास नहीं है, तो उससे बचने के लिए ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं, पूरी एनडीए की मीटिंग बुलाते हैं, ताकि उसमें दूसरों के सामने अपने लोग ज्यादा सवाल ना पूछें। तो ये आपने शुरू में भी देखा था, जब पहली मीटिंग इन्होंने बुलाई थी तो पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में एनडीए की मीटिंग बुलाई थी। तो यही कारण है। तो इसमें ये उपराष्ट्रपति का निर्णय लेना है, और तमाम कुछ ये भी है, इंटरनल खबर चल रही है कि कश्मीर पे भी कोई फैसला हो सकता है, तो उसका भी कुछ चर्चा इस मीटिंग में हो सकती है। कि चर्चा इस प्रकार की दिल्ली में चल रही है कि जम्मू कश्मीर रीजन को 2 हिस्सों में बांट के केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाएं। उस पे क्या सहमति बनती है, धारा 370 को खत्म करके क्या इस प्रकार का किया जा सकता है, क्या उस पे भी कोई निर्णय सरकार लेने के चक्कर में। बार बार राष्ट्रपति से मुलाकातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि तलखी, परेशानियां, जो कसाव है, फसाव है, वो तो दिख रहा है कि फंसे तो हुए हैं। क्योंकि राष्ट्रपति से मुलाकात पहले मोदी जी की होती है, अमित शाह की होती है, तो बार बार राष्ट्रपति से मिलने का क्या मायने हैं इसके? आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, राष्ट्रपति से जो मिल रहे हैं उसमें कई संवैधानिक निर्णय लेने हैं, जिसमें राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, और राष्ट्रपति को मिलकर कई सारी चीजें ब्रीफ करनी पड़ती है, बतानी पड़ती है। मलिक सर, मैंने आपको कश्मीर का बताया, दूसरा ये भी बताया कि एक किसी बड़े नेता की, विपक्ष के बड़े नेता की गिरफ्तारी हो सकती है। अगर वो गिरफ्तारी नहीं होती तो कल को हो सकता है कि प्रधानमंत्री के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक जाए, तो उससे बचने की भी कोई कवायद चल सकती है कि प्रधानमंत्री कहीं सोच रहे हो कि अपना ही नाम उपराष्ट्रपति की लिस्ट में डलवा लें और अपने किसी चाहने वाले को प्रधानमंत्री बना दें। इसलिए भी ये मीटिंग हो सकती है कि इस मीटिंग में नए नेता का चुनाव करके उसको प्रधानमंत्री, कुछ भी हो सकता है। देखिए, मैं तो एक ही वर्ड बोलता हूं आपको, कुछ बड़ा होने वाला है। अब कुछ बड़ा होने वाले में क्या होगा, वो कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें होंगी, आपके सामने आ जाएंगी। इससे ज्यादा अभी मैं भी खुलासा यहाँ नहीं कर सकता, क्योंकि फिर मेरे सोर्स को दिक्कत हो जाती है, उनको परेशानी आ जाती है, और उनको कहीं ना कहीं मैं फिर कंप्रोमाइज करने की स्थिति में आ जाता हूँ, तो अच्छा नहीं रहता है। इतना हिंट बहुत ज्यादा नहीं होने देंगे, क्योंकि आप बहुत बड़ी बड़ी जानकारी निकाल के लाते हैं और दर्शक बिल्कुल टकटकी लगाए इंतजार ही कर रहे होते हैं कब केपी मलिक सर कुछ ना कुछ बड़ी बात बताएंगे, और वो होता भी है। अच्छा, संजय जोशी की बात कर लेते हैं। संजय जोशी गुजरात लॉबी के दूर विरोधी हैं। ये भी है कि उनकी सीडी किसने वायरल कराई थी पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया को पता है कि वो क्या कांड था। अब आपको क्यों लगता है कि संजय जोशी भाजपा अध्यक्ष के दावेदार हो सकते हैं? देखिए, संजय जोशी का जो वनवास था वो समाप्त हो चुका है, और बड़ा लंबा वनवास था उनका, और इस वनवास में उनको कई सारे बड़े ऑफर मिले। उनको 3 बार कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा का ऑफर मिला, उन्होंने ठुकरा दिया।
अगर उनकी जगह कोई दूसरा नेता होता हो, तत्काल राज्यसभा का एमपी बनता विपक्ष में और आज आपके सामने खड़ा होता। आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में कई कांग्रेस के नेता विरोधी दल में आके भारतीय जनता पार्टी के साथ आके आज भारत कांग्रेस के ऊपर ही तमाम टिप्पणियां कर रहे हैं। तो इस प्रकार के लोग भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा के तहत चलने वाला दल है और उसी के संजय जोशी हैं। संजय जोशी आरएसएस से भाजपा में आए और वो पूर्णतः समर्पित कार्यकर्ता हैं पार्टी के। आज तक उन्होंने कोई इस तरह का रिएक्शन नहीं दिया, आज तक पार्टी के खिलाफ नहीं बोले, वो तो मोदी तक के खिलाफ नहीं बोले आज तक। तो वो वनवास काट रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि एक न एक दिन उनका वनवास खत्म होगा। और मेरी जो खबर है वो बताती है कि उनका वनवास जो है खत्म हो गया है। अब उनको राजगद्दी मिलने वाली है और वो राजगद्दी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे उनको मिलेगी। अब फिर वो कैसा राजपाट चलाएंगे, फिर वहां पे कैसे होगा, गुजरात लॉबी का वो क्या सारी होगा, चीजें। उनके दबदबे का क्या होगा, उनका नहीं देखिए देखिए दबदबा दबदबा माय रूल का क्या होगा? नहीं देखिए प्रज्ञा जी, दबदबे का भी एक समय होता है ना भाई। इनका भी तो समय था ना। अब इनका वनवास खत्म होने में लगभग 20 साल लगे, 2 दशक का इनका वनवास हुआ। तो दबदबे का भी जो है 11 साल हो गए दबदबे के। अब दबदबा भी अपने अंतिम दौर में है। अब दबदबे का जो गद्दा है आपका बेड का, दबदबा दब गया है वो, अब वो ऊपर नहीं उठ पा रहा है वो। तो दबदबा समाप्त हो गया है। दबदबा चारों तरफ दिख नहीं रहा, दबदबा अभी ढका हुआ है। जिस दिन दबदबे का कपड़ा हट गया, पर्दा हट गया और पता लग गया कोई दबदबा नहीं है, खाम का शगुफा है, तो एकदम से तहलका मच जाएगा। और सबसे ज्यादा तहलका अंदर से ही मचेगा। आप ये देखिए, भगवान रामचंद्र जी भी रावण से युद्ध नहीं जीत पा रहे थे जब तक अंदर के लोग खड़े नहीं हुए, जब तक विभीषण नहीं आए। तो आज अंदर से इनका विरोध शुरू हो गया है, चाहे वो आरएसएस के तौर पे हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के चंद विभीषण से सांसदों एक के चीज तौर और पे हो। याद आई, अभी मैं आपका ही ट्विटर अकाउंट खोलकर बैठी हूँ और वही देख रही हूँ। आपको ये भी आशंका है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो सकती है। ये छोटी बात नहीं है केपी मलिक सर, बहुत बड़ी बात आपने कही है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो सकती है, बीजेपी के अपने सांसद बगावत कर सकते हैं। ये आशंका क्यों है आपको? देखिए प्रज्ञा, आपको ये समझना होगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टी की व्हिप नहीं चलती है और सांसद जो है अपने विवेक से वोटिंग करते हैं और वोटिंग भी गुप्त मतदान होता है। तो ऐसे में जो आपके साथ हैं, कई डर से हैं, कई दबाव से हैं, कई पार्टी की शर्मा शर्मी है, तो वहां तो कोई दबाव आप पे रहेगा नहीं। तो गडकरी जी का जो चेहरा आपने कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में देखा था, तो उनके लिए तो गोल्डन चांस है। अगर गडकरी जी के लिए गोल्डन चांस हो सकता है तो उन कई लोग अंदर जो बैठे हैं उनकी तादाद तो कहीं ज्यादा है, वो तो दर्जनों में चली जाएगी। तो अगर कुछ दर्जन लोग आपके खिलाफ मतदान कर देते हैं तो आपकी तो किरकिरी हो जाएगी, आपका तो दबदबा जो है, सगुफा जो दबदबे का फट जाएगा। तो इसलिए इस तरह की आशंका मुझे है कि बदला लेने का बहुत अच्छा अवसर उन लोगों को मिल सकता है और उसी की एक कवायद चल रही है कि कैसे लोगों को साधा जाए। और उसी के तहत ये फिर घूम फिर कर हम वसुंधरा पे इसलिए आते हैं कि ये आशंका को देखते हुए ही गुजरात लॉबी ठंडी पड़ी है और वो इनकी शर्तें मानने को तैयार हो गई है। जी। बहुत बड़ा गुलदस्ता लेकर गए थे, मतलब वसुंधरा राजे से जब मुलाकात हुई तो वो गुलदस्ता बहुत बड़ा था, लग रहा था इतना भारी गुलदस्ता हाथ में दे रहे हैं तो कहीं ये भारी ना पड़ जाए। नहीं, ये उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चलिए पुरानी बातें भूल जाइए, अब नए तरीके से शुरू करते हैं। चिट्ठी वाला जो है दुख तकलीफ, उसको आप प्लीज इग्नोर कर दीजिए। हाँ, वो जो पर्ची दी गई थी, उनको पर्ची उन्होंने पढ़ी थी और वो जो उनके चेहरे पे एकदम से आपने देखा था किस तरह से जो है वो आश्चर्यचकित हो गई थी वो पर्ची पढ़ के कि कितने बड़े क्रांतिकारी एमएलए का नाम आया है, वो खुद नहीं सोच पाई थी। और वो क्रांतिकारी जो एमएलए थे बाद में मुख्यमंत्री बने और किस प्रकार से उन्होंने राजस्थान को चलाया वो आपके सामने है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि चलिए कभी कभी हो जाता है, छोड़िए, माफ करिए। ये भी चर्चा इस तरह की अंदर हुई होगी, वो तो आप जानते ही हैं। तो इसलिए गुलदस्ता जितना भारी हो उतना ही मन भी भारी होता है और सामने से उसको मन को समझाने के लिए दबाव भी बहुत भारी होता है। तो आज बहुत ज्यादा दबाव वसुंधरा की तरफ से बना हुआ है और उस दबाव में ये लोग दबे जा रहे हैं, इसलिए हर समझौते को तैयार हैं, मेरी ये खबर है।
अच्छा, एक चीज ये भी है, तो चलिए आप इधर उधर की बातें छोड़ के एकदम फाइनल बात कर लेते हैं के मलिक सर। वसुंधरा राजे अगर उपराष्ट्रपति बनती हैं तो गुजरात लॉबी का क्या होगा? क्या पर्ची वाला दर्द इतनी आसानी से दिल से निकल जाएगा? नहीं, देखिए, जिस प्रकार की चीजें पिछले 11 साल से चल रही हैं वो एकाएक नहीं होंगी और वो धीरे-धीरे एक लॉबी इनके खिलाफ काम कर रही है पार्टी में, चाहे वो संजय जोशी हों, चाहे वो वसुंधरा राजे हों, लेकिन वो इनकी तरह काम नहीं करेंगे। वो सिद्धांतवादी पार्टी और विचारधारा के तहत ही एक्शन लेंगे और जो लोग इस तरह के लोग हैं उनको हटाया जाएगा। और हमें एक बात ये भी समझनी चाहिए कि चाहे आरएसएस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस भी नहीं चाहती है ना कि उसके कोई कार्यकर्ता या कोई उसके लोग इस तरह से बेइज्जत होके बाहर जाएँ। कोई आरएसएस मोदी जी से नाराज थोड़ी है पर्सनली। मोदी जी, जी के जो कई सारे निर्णय हैं, उनसे बिल्कुल। आरएसएस नाराज है। नहीं हाँ, तो आरएसएस का तो 100% जो एजेंडा था, वो लागू मोदी जी ने किया है। तो जी, नाराज होने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। लेकिन आप आउट ऑफ लिमिट चले गए हैं। अगर आप आउट ऑफ लिमिट नहीं जाते हैं, तो आज तक जो है आरएसएस के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी का सबसे अच्छा नेता, सबसे बढ़िया काम करने वाला, हुँ, आरएसएस की सारी हसरतें पूरे करने वाला नेता तो नरेंद्र मोदी है। तो उससे जी, आरएसएस कैसे नाराज हो सकती है? नाराजगी के कई कारण हैं कि आप अपने आप को भगवान समझने लगे हैं। आप अपने हाँ, अलावा कुछ समझ नहीं रहे हैं। आपको आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। तो आरएसएस को तो घबराहट इस बात से है कहीं हमारा ही अस्तित्व खत्म करने पे ना च च ये चलना आतुर हो शुरू जाए। कर दे। बिल्कुल, क्योंकि हाँ, आपको याद रखना चाहिए कि पटेल साहब ने अगर आरएसएस पे बैन लगा दिया था और मोदी जी के दिमाग में रात को आकाशवाणी हो जाए कि आरएसएस पे बैन लगाया जाता है, तो आरएसएस हाँ, तो कुछ भी नहीं कर पाएगी, वो उनका तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। तो जी। इसलिए आरएसएस को ही खत्म करने का ये सोच लें, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए आउट ऑफ लिमिट हो गए, इसलिए आरएसएस ने इनके ऊपर इस तरह का एक्शन लिया है और इस तरह का दबाव बनाया है। जी। अच्छा, संजय जोशी के नाम को लेकर आप कितना कॉन्फिडेंट हैं? देखिए, संजय जोशी के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है और बिल्कुल। संजय जोशी के अलावा अगर कोई दूसरा व्यक्ति बनता है, वो हुँ, कोई दबाव बना पाएगा, वो कोई अपने निर्णय पार्टी में मनवा पाएगा, वो कोई एक्शन हाँ, कर पाएगा, हाँ, उसकी उम्मीद बहुत कम है और ये हाँ, आरएसएस भी जानती है। इसीलिए हुँ, आरएसएस इनके नाम पे अड़ी हुई है क्योंकि आपको याद रखना चाहिए, चाहे वो अडवाणी जी हों, चाहे पार्टी के दूसरे नेता हों, सबसे हुँ, इस्तीफा लेने वाले संजय जोशी ही थे। संजय जोशी अनुशासन के मामले में, पार्टी के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट व्यक्ति हैं और दूसरे तरीके से अगर वो देखें सबसे वो मिलते हैं, सबसे वो बात करते हैं, बहुत मृदुभाषी हैं, तुरंत सबका काम करते हैं, समाधान करने की कोशिश करते हैं। आप हुँ, सोचिए कि 20 साल भारतीय जनता पार्टी से बाहर रहने के बावजूद वो आज भी हाँ, कनेक्ट हैं लोगों से, आज भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों से आज भी उनकी कनेक्टिविटी है। आज भी हम उनका जादू देखते हैं, वो किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री, मंत्री या केंद्र के मंत्री को फ़ोन करते हैं, तत्काल लोग उनका काम करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? वो उनका प्रभाव और दबाव ही है और वो उनका एक दबदबा है आज भी भारतीय जनता पार्टी में। भले ही वो अमित शाह के और मोदी जी के यहाँ ना हो, लेकिन बाकी जगह उनका जलवा जलाल आज भी है। तो इसीलिए जी, आरएसएस भी जानती है कि हुँ, भारतीय जनता पार्टी में उनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और उनका जो पुराना अनुभव है, वो भारतीय जनता पार्टी और संघ के काम आ सकता है, तो क्योंकि कहते संघ और हैं भाजपा का तालमेल बहुत अच्छा रखेंगे वो। हाँ, अच्छा, केपी मलिक सर कहते हैं कि घायल शेर से पंगा नहीं लेना चाहिए। यहाँ तो 2-2 घायल शेर है सामने। नहीं, कुछ ज़्यादा घायल हो गए हैं अब। हुँ, अब ये कुछ मुकाबला करने की स्थिति में नहीं बचे हुए हैं, हुँ, क्योंकि इनके इनके ऊपर जो तीरों की बौछार हुई है, वो हुँ, कई तरफ से हुई है। तो अब हाँ, ये इनके इनके लिए कोई रास्ता बचा नहीं है सिवाय सरेंडर के, हुँ, इसीलिए ये सरेंडर कर रहे हैं और ये हुँ, साफ और बात उधर है, भी आपको तो एक दिखाई सीडी दे रही कांड है। से घायल और दूसरा पर्ची कांड से घायल। नहीं, वो उनके तो घाव भर गए हैं, उनके घाव में कुछ नहीं बचा है। मैं तो मोदी शाह की बात कर रहा हूँ कि आज मोदी शाह घायल शेर हैं और ये हुँ, कुछ नहीं कर पाएँगे कि कुछ ज़्यादा घायल हो गए हैं। हुँ, और अब तो ये अंतिम दिन गिन रहे हैं क्योंकि अब इनको खुद से खतरा हो गया है। मैं हुँ, आपको बताऊँ, जो मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन आप जी, जी, मजबूर कर रहे हैं बोलने के लिए। बोलिए सर, प्लीज़ मोदी बोलिए। जी मोदी हाँ, जी कहीं न कहीं इस बात को लेके भी घबराहट में हैं कि जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं देश में, हाँ, अगर कोई ऐसा आड़ा-टेढ़ा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है, तो उनके जेल जाने के चांस भी बन सकते हैं। ऐसा तो हुँ, हुआ नहीं है कि देश में पूर्व प्रधानमंत्री जेल नहीं गई, इंदिरा गांधी जैसी नेता जेल गई थी।
उसके बाद पूरी कोशिश हुई थी कि राजीव गांधी को जेल भेजा जाए बोफोर्स कांड में, लेकिन वो भेज नहीं पाए क्योंकि वो कमजोर प्रधानमंत्री थे। उनकी सरकार ही नहीं चल पाई। तो इसलिए मोदी जी को कहीं न कहीं ये भी खतरा है कि जो पिछले 10 साल में उन्होंने चीज़ें करी हैं और कोई टेढ़ा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन बन गया, तो उनका जेल जाने का भी वो कारण बन सकता है। इसलिए उससे कैसे बचा जाए, उस पे भी वो एक तरीका ऐसा खोज रहे हैं ताकि उनको इस चीज़ का सामना ना करना पड़े। और उसके लिए आप जानते हैं तमाम कवायद भी चल रही हैं, वो कोशिश भी कर रहे हैं क्योंकि एक ही पद है जो उनको बचा सकता है। तो उस पद तक कैसे पहुँचा जाए, अब कवायद उसकी है। अब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, फलाना मंत्री कौन बनेगा, टिकट किसको मिलेगा, मोदी जी इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। जी। अच्छा। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया गेपी मलिक सर, आज आपने बहुत सारी बातें बताई और बहुत सारे राज़ खोले हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और ऐसे ही अपने सूत्रों से बड़ी-बड़ी जानकारियाँ सबसे पहले उल्टा चश्मा यूसी पर आप बताते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब धन्यवाद। दर्शकों से मैं कह रही हूँ, आप लोग ज़रूर करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।